बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। स्वाति ब्रह्मांड का सबसे चमकदार तारा होता है। स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, उपकारी गुणों से संपन्न, सरस्वती का पर्याय। ये सारे गुण अगर एक साथ मिल जाएं तो उनका नाम होगा स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा एक स्पेशल नीड बच्चे की मां है जो अत्यंत दुर्लभ जन्मजात एबनॉर्मेलिटी से पीड़ित है। 1988 में पैदा हुए इस बच्चे ने एक सामान्य खुशहाल जिंदगी जी रही स्वाति शर्मा के जीवन को झंझावातों के चक्रवात में फंसा दिया। उस समय इस तरह की बीमारी के बारे में ना तो ज्यादा जानकारी थी, ना ही इलाज की सुविधाएं। बच्चे की आंख दुनिया में खुलते ही इलाज, डॉक्टर, अस्पताल का दौर शुरू हो गया। नन्हे बच्चे के साथ इस इलाज की यात्रा के लिए कठिनतम शब्द भी नाकाफी है। आज इस प्रकरण पर बात करना संभव हो पा रहा है, लेकिन जिस दौर से स्वाति शर्मा और उनका परिवार गुजरा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वाति शर्मा ने बीमारी से लड़ने का फैसला लिया और पूरे परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। स्वाति शर्मा ने जीत हासिल की, लेकिन सिर्फ अपने परिवार तक सिमट के नहीं रही, उन्होंने पूरे समाज को इस मुहिम से जोड़ा। आज वो ऐसे परिवारों के लिए काउंसलिंग का भी काम कर रही हैं। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में आज हमारे साथ हैं वीरांगना स्वाति शर्मा। कैसे अपने जीवन की लड़ाई को उन्होंने एक सामाजिक संदर्भ से जोड़ा, ये कहानी वो खुद सुनाएंगी। तो स्वाति शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते नीलम जी। जी स्वाति जी, कहाँ से शुरू करेंगी आप अपनी कहानी? वो कहते हैं ना कि जितना संघर्ष होता है तो उतना ही बाद में आपको अगर सफलता मिलती है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है जी। और डेफिनेटली अगर हम संघर्ष करेंगे तो किसी न किसी मुकाम तक भले ही ना पहुंचे, कम से कम उन चीजों को हम ओवरकम जरूर कर सकते हैं, उन कठिनाइयों पर कि कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है। जी। अपनी कहानी और आपका जो संघर्ष रहा बच्चे की बीमारी और इलाज को लेकर, उसके बारे में बताएं। जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी नीलम जी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे इस मन के मौसम कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। और बस वही है कि शुरुआत, चूंकि पहले तो एक कहते हैं मतलब एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी, लेकिन ये होता है ना कि जब आपको कुछ विशेष करने का, आपको जब एक कार्य सौंपा जाता है तो उसके लिए एग्जाम जो होता है वो कठिन होते जाते हैं धीरे धीरे। तो 1988 में मेरे बेटे का जन्म हुआ और चूंकि तब उतनी जागरूकता इस क्षेत्र में नहीं थी, इस क्षेत्र में हम लोग स्पेशल नीड में काम कर रहे हैं आज, तो उस क्षेत्र में जागरूकता नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब ये पैदा हुआ तो पैदा होते ही डॉक्टर AC चावला जो वहाँ पे पीडियाट्रिशियन थे कृष्णा मेडिकल सेंटर में, तो उन्होंने पैदा होते ही डायग्नोज कर दी थी इसकी सभी मतलब जो चैलेंजेस थे उनके बारे में कि किस तरह से ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अलग है और इसके क्या इसमें शारीरिक दिक्कतें हैं। तो वो पता होने के बाद ये हुआ कि अब जो भी करना है हम लोग को बेस्ट करना है और पूरी फैमिली का यही था कि हाँ अच्छे से अच्छा इलाज करना है। तो बस 2 महीने के ये हुए तब से इलाज का शुरू हो गया कि कैसे ट्रीटमेंट शुरू किया। 2 महीने का होते इनको प्लास्टर बांधा गया। तो चूंकि इनका कॉम्बिनेशन बहुत रेयरेस्ट वाला है और शायद ही उस कॉम्बिनेशन का और कोई बच्चा हो, तो इसको हार्ट की सीवियर डिजीज थी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स, यानी कि हार्ट में 4 मेजर डिफेक्ट थे इसके, और डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट था, यानी कि हिप जॉइंट की एक जो हड्डी थी वो अनडेवलप्ड थी। अच्छा। हाँ, उसकी वजह से वो डिसलोकेशन था उसमें। और क्लेफ्ट पैलेट था, यानी कि तालू में छेद था, और ब्लू बेबी हुए थे ये, तो जिसकी वजह से इनका जो है ब्रेन डैमेज हो गया
हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से। तो ये चीजों का जब हमें पता चला, और एक पैर भी इसका छोटा बड़ा था, जो कि हमें और बाद में जाके पता उस चीज का चल पाया। तो बस हम लोग बस प्रयत्न में जुट गए कि क्या हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि केयरफुल और ज्यादा रहना था। एक तो इनका वजन बहुत कम था, 1.1 kg के ये हुए थे। तो फिर फीडिंग में दिक्कत ये थी कि तालू में छेद होने से हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था कि विंड पाइप में ना चला जाए। तो हाँ, उसके लिए फीडिंग में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये सभी हम लोग अपने एग्जाम पास करते करते पूरा परिवार चूंकि साथ में था, वही है कि जब तक आपको सपोर्ट एक नहीं होता तो आप खुद अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। तो हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट सब था। देन फाइनली हम लोग हार्ट सर्जरीज भी हो गई। फिर हम लोग इंतजार करने लगे कि ये नॉर्मल जैसा कब डेवलप करेगा जी। तो तब हमें पता चला 5.5 वर्ष की उम्र में इसका तो ब्रेन डैमेज हो चुका है ऑक्सीजन की कमी से। तो इसका जो भी डेवलपमेंट होगा बहुत डिलेड होगा, स्लो होगा। तो अब ये सोचा गया कि नॉर्मल स्कूल में एडमिशन तो कराया, लेकिन वहाँ चूंकि एक नॉर्मल क्लासरूम में तो ये कोप अप नहीं कर पा रहा था। फिर हमें आशा ज्योति के बारे में पता चला 1995 जी। और हम वहाँ पे गए और वहाँ की जो फाउंडर थी उनसे मैं बहुत ही प्रभावित हुई। और एक्चुअली मतलब उन्होंने ही मेरा आगे का पथ प्रदर्शन किया कि अब आगे कैसे किया जाए जी जी। तो बस 96 में एज ए वॉलंटियर मैंने ज्वाइन कर लिया जी। और वहाँ पे जो भी जैसे भी जरूरत होती थी, कोई इवेंट होती थी या कुछ भी, तो मैं वहाँ जाने लगी। चूंकि छोटी वाली मेरी बेटी जो थी वो 96 में ही हुई है। तो बस ये अच्छा था कि उसके साथ साथ मैं कर रही थी ये। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं, रेगुलर जाना है जब, तो फिर मैंने रेगुलर भी जाना शुरू कर दिया जी। फिर वो एक अलग दुनिया है। जैसे इस दुनिया के बारे में मैं एक वो दोहा बोलना चाहूंगी कि जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल। तो जैसे जैसे हम लोग इस दुनिया में आते जाते तो हमें, क्योंकि हम एक रेगुलर पैटर्न को जानते हैं कि एबिलिटीज क्या हैं, एक बच्चा है, बड़ा होएगा, पढ़ाई करेगा, देंगे। फिर वहां पे जाके जो वो बच्चे जो जिनकी क्षमताएं अलग हैं, जिन्हें पहचानना है कि वो और भी क्या कर सकते हैं जी। तो बस वही है कि फिर वो एक बस जीवन का हिस्सा और मजबूत बनता चला गया। और उसी दौरान फिर पढ़ाई में दोबारा, तो पढ़ाई छोड़ने के 20 साल बाद मैंने बीएड किया इन स्पेशल एजुकेशन जी। तो बड़ा मजेदार था, वो भी यादगार था। बस इसी तरह समय गुजरता गया। फिर अनुभव से मुझे ये पता चला कि अगर बच्चे में यदि डिलेड डेवलपमेंट है, स्पेशल नीड है, तो यदि उसके शुरू के ही फॉर्मेटिव ईयर्स पे काम किया जाए तो वो गैप जो है आगे का, उसे हम कम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही मतलब जरूरी आपने पॉइंट उठाया है कि अगर शुरुआत से ही सचेत रहा जाए और उस पे काम पहले ही कर लिया जाए, बजाय इसका इंतजार करें कि समय के साथ वो ठीक हो जाएगी जो भी प्रॉब्लम है जी जी जी। तो समय को आप बचा सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं बच्चे के जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे की वो फाउंडेशन ईयर्स है। और उसी समय यदि हम लोग उसकी स्पीच के लिए, उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसकी 1-on-1 स्ट्रक्चर टीचिंग के लिए अगर हम लोग काम करें, एक्स्ट्रा उस पे एफर्ट किए जाएं, तो किशोरावस्था तक आते आते, अडल्टहुड तक आते आते बच्चे को हम लोग काफी हद तक स्ट्रक्चर और मैनेज कर सकते हैं जी। एक दिशा आगे दिखा सकते हैं, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी अडल्टहुड रहने वाला है। तो उसके लिए हम बच्चे को कैसे तैयार करें कि उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो हुआ यूं कि बस ऐसे ही एक दिन दैनिक जागरण में जनहित जागरण की तरफ से स्टार्टअप आइडिया का आया और मैंने ये स्टार्टअप में अपना आइडिया दे दिया कि सारी थेरेपीज अगर अंडर वन रूफ, क्योंकि ये सब हम लोगों ने मतलब इस चीज को काफी अनुभव किया, खुद के समय में भी इस चीज को देखा कि कैसे 10 जगह पेरेंट नहीं आ सकता। स्पीच अलग हो रही है और टीचिंग अलग है, डे केयर अलग है और पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग है।
तो उसके लिए ना तो स्पेशल नीड बच्चे का जो पेरेंट है, एक तो वो ऑलरेडी ट्रॉमा में है, ऑलरेडी वो परेशान है, फिर वो मतलब फाइनेंशियली भी नहीं जा सकता है और ना इतना समय होता है फिजिकली भी नहीं जा सकता। तो बस वही मैंने स्टार्टअप में वो आइडिया दिया और वो टॉप 12 जो इंडिया के आइडियाज थे उसमें IIM कोलकाता और जागरण वालों ने उसे सिलेक्ट किया। तो IIM कोलकाता जाके जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो बड़ा ही मतलब मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था वो कि कम से कम इंडिया के टॉप 12 आइडिया में इसे सिलेक्ट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ इंक्यूबेशन में तो कुछ नहीं आया इसको, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया कि नहीं आप ये इसको बिल्कुल शुरू करिए आप इस चीज को जी। तो बस फिर आशा ज्योति के साथ साथ इवनिंग में से भी शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा मतलब कि फिर वो दो चीजों में क्या होता है ना कि आप कोई भी एक चीज को पूरे 100% नहीं कर पाते जी जी। तो बस फिर ये रेनबो की स्थापना हो गई और रेनबो की स्थापना के साथ साथ ही बस ये सोचा गया कि अर्ली इंटरवेंशन पे काम हो और एडल्टहुड में हम लोग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग में और कई चीजें हम इनमें इन्वॉल्व कर सके कि क्या क्या ये जो है बना सकते हैं जो कि फैंसी भी हो और जिनकी मार्केट में डिमांड हो जी। तो यहाँ पर मैं स्वाति जी थोड़ा सा आपको रोकूंगी। बीच की कई चीजें जो हैं वो लांग कर आपने जो है अपने संघर्ष को बड़े संक्षेप में कर लिया है। एक तो जब आपने आशा ज्योति में काम कर रही थी तो आप ही के कार्यकाल में आप संस्थान प्रमुख और प्रिंसिपल के तौर पे भी आपने वहाँ काम किया, बहुत काम किया। तो 4 दिव्यांग बच्चों ने स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल किए। तो इसी से पता चलता है कि बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहा होगा स्कूल का। कुछ उस अनुभव के बारे में बताएं। जी जी, बहुत ही एक शानदार अनुभव रहा है वो मेरा कि जहाँ जिंदगी का इतना लंबा अरसा गुजरा हो। तो मेरा चूंकि मानना यही है कि हम जितना भी अपने स्पेशल नीड जो बच्चे हैं उनको एक्सपोजर जितना ज्यादा से ज्यादा देंगे जी, क्योंकि इंक्लूसिव सोसाइटी की यदि हम कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे को सोसाइटी में कैसे, क्योंकि इंक्लूसिव सिर्फ क्लासरूम में नहीं, आप इंक्लूजन नहीं वो बोला जा सकता जब तक सोसाइटी में नहीं उनका इंक्लूजन करेंगे जी। तो बस उसी में मेरे मतलब चूंकि साथ में म्यूजिक का भी मुझे काफी शौक रहा है और तो अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ मैंने डांस परफॉर्मेंस बच्चों के काफी कराए जी। तो वो बहुत बढ़िया रहा कि अक्सर कई जगह हम लोग बच्चों को लेके जाते थे और बच्चे जब परफॉर्म करते थे तो सभी आत्मविभोर हो जाया करते थे परफॉर्मेंस देख के जी। और स्पोर्ट्स चूंकि स्पेशल ओलंपिक जो है वो खास तौर पे हमारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए है तो उसमें हमारे 4 बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब अपना परचम लहराया तो वो एक बहुत ही सुखद अनुभूति थी कि लखनऊ शहर का नाम, अपने आशा ज्योति का नाम हमारे बच्चों ने विश्व स्तर पर उसे इस तरह से उसमें प्रशंसा दिलवाई और बच्चे इस स्तर तक आगे तक गए तो वो देख के मन बहुत ही आनंदित हुआ। हाँ, ये और आगे भी भविष्य में सबसे बड़ी बात है। हाँ, सबसे बड़ी बात थी कि उस लेवल तक बच्चे पहुँचे और दूसरे बच्चों को जो संदेश जाता है। बस एक बात और थी, आपने बीएड का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने बहुत सारे कोर्सेज भी बीच बीच में किए ताकि आप अपनी इस यात्रा को बहुत सफलतापूर्वक और एज एन एक्सपर्ट, जिससे कि आप और क्या चीजें इसमें अपनी यात्रा में शामिल कर सकती हैं, क्या और चीजें हो सकती हैं, तो उसमें बहुत सपोर्ट मिला। कुछ उनके कोर्सेज के बारे में बताइए। जी जी, फिर बीएड करने के बाद हुआ ये कि चूंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और अभी बहुत ये एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट समझिए 55 पे 50 में एक बच्चा ऑटिस्टिक है और इनको ट्रेंड करने का तरीका जो है वो अलग है क्योंकि सारी स्पेशल नीड अलग अलग हैं जी। तो ये लगा कि अगर टेक्निकली हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि यूपी में इसके लिए कोई कोर्स नहीं था
तो इसके लिए भी काफी जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी और मैंने दिल्ली से ये कोर्स किया। लेकिन ये है कि बस यही है कि जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अपना 100% करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और पेरेंट्स को हम लोग सही दिशा दिखा सकें। जी। फिर लर्निंग डिसऑर्डर में और ADHD में मैंने मास्टर ट्रेनर किया। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो एक मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम था, तो मैंने कहा कि वो भी करना बहुत जरूरी है कि जैसे तारे ज़मीं पर फिल्म आई तो लोगों ने देखा कि लर्निंग डिसऑर्डर से ग्रसित होता है ईशान, तो उसको कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं जी। तो क्योंकि लर्निंग डिसऑर्डर भी 10% बच्चों को होता है। I mean, अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 3 से 4 बच्चों में वो हो सकता है। तो और नॉर्मल IQ के साथ होता है। तो हम अगर उन स्थितियों में भी बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो वही है कि बस उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मार्गदर्शन हो सके जी। तो वापस आते हैं आपके रेनबो सोसाइटी का जो कामकाज आपने अब फुल फ्लेज ढंग से शुरू किया है, तो उसके बारे में बताएं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपने वहाँ पर अरेंज किए हैं जी। और एक हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो मेंटोर सर हैं डॉक्टर राकेश वर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। तो उन्होंने अभी चूंकि कोरोना काल एक बहुत ही कठिन समय था सभी के लिए जी बिल्कुल, तो उसमें ये सोचा गया कि आगे भी समय और कठिन ही होगा, तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी होता है जी। और हमारे बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं तो उनको आगे ऑनलाइन कैसे उसको किया जाए कि लोग ऑर्डर करें और ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी लोग ऑर्डर करें और हम वो सामान उन तक पहुंचा सकें जी। क्योंकि हमारे बच्चे वोकेशनल सेक्शन में हैंडमेड सोप बना रहे हैं जो कि केमिकल बिना केमिकल के हैं और उनको प्योर तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग स्किन के लिए बहुत अच्छी उपटन सोप है और इसमें कई वैरायटी है, कई रेंज है, लगभग 15 तरह की साबुन बना रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, उसको हम लोग ऑनलाइन पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च किया इस कठिन समय में ही कि ये जो बच्चों ने साल भर काम किया और फिर कोरोना काल आ गया, तो अब ये है कि जैसे ठीक है बेसिक नीड्स तो सभी मंगा रहे हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को भी हम लोग अगर ऑनलाइन मोड पे ले आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम ये जानेंगे कि हमारे स्पेशल एडल्ट्स भी क्या क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल सही। तो उसी में अरोमा कैंडल, तो लगभग 15 हमारी अरोमा कैंडल्स की वैरायटी जो है अमेज़न पे भी है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जी। और जिसमें हमारे मार्गदर्शन जो रहा वो मेंटोर सर का रहा कि नहीं, रिस्क लेनी है, काम को आगे बढ़ाना है और अमेज़न पे हम लोगों ने काफी प्रयत्न करने के बाद अमेज़न की लिस्टिंग में हमारे प्रोडक्ट्स आ पाए और हमें खुशी है कि आज हम ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं अरोमा कैंडल्स के जी। और क्या एक्टिविटीज हैं आपके रेनबो की? अभी हम लोग वैरायटी ऑफ अरोमा कैंडल्स बना रहे हैं बच्चे, और डिफ्यूजर ऑयल है क्योंकि ये चीजें जो है वो आजकल काफी इन है। अरोमा थेरेपी है वो काफी लोग जैसे कि जो लोग चक्रास पे जैसे हीलिंग पे काम करते हैं तो उनके लिए 7 चक्रास के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 7 चक्रास के अकॉर्डिंग अरोमा कैंडल्स बनाई है जी। तो वो भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं हमारी। अभी क्रिसमस में काफी तरह की कैंडल्स हैं और कुछ प्रोडक्ट्स की हम लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि हमारा मल्टीग्रेन आटा है। अच्छा। तो जनरली आटा जो मल्टीग्रेन होता है वो जिसमें 5 ग्रेन्स होते हैं हार्डली, लेकिन हम लोग के मल्टीग्रेन आटे में 11 तरीके के अनाज। वाह जी। तो क्योंकि सेहत इम्यूनिटी बूस्टर्स जरूर सबको लेते रहना है तो बस यही एक कोशिश है कि डिफरेंट होगा तो मार्केट भी उसको मिलेगा जरूर। जी बिल्कुल। और अभी सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कैसे बनाएं, तभी किसी वायरस से हम लोग लड़ाई में जीत सकते हैं। जी।
अच्छा, आपने एक जिक्र किया था कि सारी थेरेपीज एक ही छत के नीचे मिले, इसके जी। लिए रेनबो की कल्पना की गई थी, धीरे धीरे डेवलप किया गया। तो इस समय क्या स्थिति है आपके यहाँ? इस समय चूंकि यही रहा कि समय जो है अब मार्च से चीजें रुकी हुई थी। जी। एक नॉर्मल इनकी पढ़ाई का ऐसा नहीं है कि ठीक है सभी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस पैंडेमिक से, कि उनको हम लोग नॉर्मल बच्चों का हम लोग उनको क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, टेस्ट उनको ऑनलाइन हो सकते, पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है। बट चूंकि हमारे बच्चों के केस में जैसे कि अगर स्पीच थेरेपी है या फिजियोथेरेपी है, तो उसको हम लोग इस मोड पे उतना प्रॉपरली नहीं कर सकते। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और इनके आज चूंकि 6-8 महीना तो ऑलरेडी निकल गया है ना, और डेवलपमेंटल एज का बच्चा है, उसका अगर इतना समय निकल गया तो आगे के लिए उसके जीवन के लिए तो बहुत ही कठिनाइयां हो जाएंगी जी। कि जो भी प्लान हम लोग लेके चल रहे थे तो उसमें बच्चा और पीछे चला जाएगा। तो वो सारी चीजों को देखते हुए हमने अपना ओपीडी हमने थेरेपीज शुरू कर दी हैं। जी जी। तो उसमें हमारे बच्चों का फिजिकल फिजियोथेरेपी है और स्पीच थेरेपी है, योगा है, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। बिहेवियर थेरेपी है, क्योंकि बच्चों में क्या हो रहा था कि घर में रह रहे के ना कुछ कहीं एंगेजमेंट नहीं था, तो बच्चों में भी बहुत अग्रेशन आने लगा था, फ्रस्ट्रेशन आने लगा था। तो ये बिहेवियर थेरेपी, इन सब चीजों को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है जी। और फुल प्रिकॉशन के साथ है। और क्योंकि हम अपने बच्चों को भी, चाहे वो बच्चा स्पेशल नीड है या वो बच्चा नॉर्मल है, हम उनको इसी दुनिया के लिए तैयार कर, सही है ना। यदि कठिन समय हमारे लिए है तो इसी समय में कैसे रहा जाए उन्हें भी सिखाना होगा, क्योंकि उनके लिए हम अलग दुनिया नहीं बसा सकते। बिल्कुल बिल्कुल तो, सही कहा आपने जी। तो फुल प्रिकॉशन से कैसे रहना है हम लोगों ने अपने बच्चों को, हम लोग वो भी सिखा रहे हैं, पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे जो हैं वो मास्क भी लगाए रहते हैं और बराबर सैनिटाइज करते हैं हैंड्स, क्योंकि उनके रूटीन में शामिल कर दिया गया है। जी जी। ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि एकदम से लगा था कि सारा जीवन, सारी एक्टिविटीज थम गई हैं कोरोना के कारण और लोग बंद होके रह गए हैं घरों में। लेकिन उस स्थिति में भी आपने अपना फ्रंट नहीं छोड़ा और फ्रंट को नया रूप दे दिया। तो स्वाति जी, और कुछ अगर आप रेनबो के बारे में बताना चाहें तो बताएं। जी जी। और साथ ही हमारे बच्चे बहुत खूबसूरत जूट बैग्स बना रहे हैं। अच्छा जी। तो अभी दिवाली पे मतलब ये आइडिया तभी आया कि जब गिफ्ट हैम्पर हमें बनाने थे दिवाली के लिए, तो हम लोगों ने सोचा जूट बैग्स में बनाते हैं, क्योंकि आजकल काफी इन भी हैं और एक स्वदेशी एहसास भी आता है उसमें जब जूट यूज करते हैं। तो बस जूट बैग्स हमारे बच्चे बना रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग शेप्स के बन रहे हैं, छोटे बड़े हर साइज में, जो टिफिन के लिए या शॉपिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो भी हमारे बच्चे बना रहे हैं और बच्चों को भी बड़ा मजा आ रहा है। और ये क्रिएटिविटी देख के हम सब भी बड़े उसमें, बहुत ही मजा आता है हम सबको, क्योंकि मैंने बताया ना कि दुनिया में मतलब हमारी, भले ही ऐसे लोगों को लगता है कि शायद बेचारे वर्ड लगाना चाहते कभी कभी, ओ ये बेचारे, तो हम लोग कहते हैं नहीं, आप आइए एक बार मिलिए इनसे, तो देखिएगा कि वो कितने खुश हैं। और वो हमेशा पॉजिटिविटी ट्रांसफर करते हैं हमारे बच्चे, पॉजिटिव वाइब्स देते थे। ये जो स्पेशल शब्द है उनका, उसका कुछ मतलब है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस विधा में वो चले जाते हैं उसमें वो अपना 100% देते हैं, मोर देन 100% देने की कोशिश करते हैं अपने को प्रूफ करने के लिए। जी, क्योंकि हमारे बच्चे ना मैनिपुलेशन नहीं जानते, जो सो कॉल्ड नॉर्मल होते हुए हम लोग करना भी पड़ता है कभी दुनियादारी के लिए भी, है ना। और कई बार कई लोग कुछ ज्यादा भी उसे यूज कर लेते हैं, है ना, कि मैनिपुलेट कर लिया, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। हमारे बच्चों के साथ ये नहीं है, टोटल ट्रांसपेरेंसी है, जो अंदर है वही बाहर है। अच्छा, जो आपकी बातचीत का ढंग है, जिस तरह से आपके ख्यालात हैं और जो आपका एक्सप्रेशन है,
तो मुझे एक चीज धीरे धीरे एहसास इस चीज का हो रहा है कि जीवन के इन अनुभवों ने आपकी प्रतिभा को रचनात्मक मोड़ भी दिया। ये तो होना ही था, क्योंकि जो आपको कविताएं लिखने का शौक है और कहीं ना कहीं जीवन में तो आप बहुत रचनात्मक कर रही हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति रचना के रूप में भी होती है। तो ऐसे में कलम खुद ब खुद जो है कागज ढूंढ लेती है। तो किस तरह की कविताएं आपने लिखी है? मैंने कुछ आपके जो कविताएं छपी हैं उनको तो देखा है। कविता लेखन के बारे में कुछ बताएं आप अपने। वैसे यूं कहूं तो लेखन जो है वो मेरा सबसे पहला शौक रहा। मैं 85 से लिख रही हूँ। अच्छा। तो पहले ये था कि हाँ ठीक है, किसी भी विषय पे लिखा, कि सामाजिक किसी विषय पे लिखा। अब चूंकि ये होता है ना कि जो अंदर है उसको बाहर कैसे लाया जाए, तो वही जो कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी संवेदनाएं हैं, तो वो जहाँ भी कभी कुछ ऐसा फील होता है तो वो चीज निकल के बाहर आती है कविता के रूप में। जी। और इसी के साथ कुछ सच्ची कहानियों को भी आपने संकलित संपादित किया है और बहुत दिलचस्प किताब है। कुछ उसके बारे में, अपनी किताब के बारे में बताएं आप। जी, मैंने ये अपनी किताब जो है जिसका नाम है ज्ञानदीप, मैंने 2009 में लिखी थी। और कुछ ऐसा स्पेसिफिक मैंने सोचा था कि ये उन बच्चों के लिए है जो शॉर्ट में एक स्टोरीज को, मॉरल स्टोरीज को पढ़े भी, उनको पिक्चर्स भी दिखे और उनको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर, जिससे उनकी जो है लर्निंग और बेहतर हो, है ना, उनकी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग और अच्छी हो, लॉजिकल अच्छी हो, रीजनिंग। तो उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो ऐसे चैप्टर्स की मैंने एक बुक लिखी। तो उसमें बस एक एक मतलब लिखा और उसमें पिक्चर्स भी काट के चिपकाई। तो उसका मेन जो उद्देश्य था वैसे तो ये था कि हमारे जो बच्चे उतना ज्यादा एकेडमिक नहीं कर पा रहे, वो एटलीस्ट थोड़ी बहुत रीडिंग राइटिंग करें और वो मॉरल स्टोरीज से उनको जानकारी मिले। हाँ, कहानी का माध्यम तो बच्चों को बहुत आकर्षित करता है और बहुत जो भी आप कहना चाहते हैं बहुत आसानी से समझ लेते हैं वो उसको। जी। और चूंकि शॉर्ट स्टोरीज हैं तो बच्चों के लिए बहुत लंबी होती है, वो थोड़ी सी वाऊ होने लगती है। हाँ, सही। हाँ, तो इसलिए शॉर्ट स्टोरीज का मैंने ये संकलन जो था वो 2009 में ज्ञानदीप के नाम से ये प्रकाशित हुआ। और अभी भी हमारे बच्चे जो हैं, इस समय भी जितने हमारे पास जो माइल्ड लेवल के बच्चे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि स्पेशल नीड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था, अभी हम उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड अब हट चुका है। जी। है ना, यानी कि बच्चे का ब्रेन जो है वो ग्लोबली डैमेज नहीं है, बच्चा इमोशन समझ रहा है, लेकिन जो पार्ट, चूंकि ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो एकेडमिक के लिए बच्चे की जो होनी चाहिए स्किल, वो मतलब उतनी नहीं है जितनी की बच्चे एक सामान्य स्तर पे होती है। तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड 4 कैटेगरीज के IQ होते हैं। तो मुझे लगा कि जो बेसिक शिक्षा का तक जो बच्चे पहुंच सकते हैं, यानी कि जो माइल्ड वाले बच्चे हैं, तो उन्हें कहानी के माध्यम से जानकारी भी मिले और उन्हें मजा भी आए। और फिर एक बार हम लोग काफी जगह, मैंने जो बच्चे नॉर्मल स्कूल नहीं जा पा रहे थे, नॉर्मल होते हुए भी, यानी कि अंडर प्रिविलेज जो हमारे बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा का वो अवसर नहीं मिल पा रहा कि जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो मैंने उन बच्चों के लिए भी इसको भेजा और बड़ा अच्छा लगा उन बच्चों को देते हुए, क्योंकि उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी कि इतनी एक मतलब रंग बिरंगी किताब उनको मिल रही थी। तो और चित्रात्मक कहानियां हैं, और वो चूंकि अंडर प्रिविलेज है तो वो नॉर्मल स्कूल, मतलब रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्हें भी एक सामान्य ज्ञान की, उनकी भी जो है वो क्षमता आगे बढ़ाई जाए। जी। अच्छा स्वाति जी, वो समाज जो आज भी मानसिक रूप से कमजोर को किसी श्राप या प्रारब्ध से जोड़कर देखता है, उसके लिए और उन पेरेंट्स के लिए
जो बच्चे से भी ज्यादा हताश हो जाते हैं कि ये मेरे किन पापों की सजा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि हम अपने सोच का यदि नजरिया बदलें, कि यदि ईश्वर ने हमें किसी खास कार्य के लिए चुना है, तभी हमें, चूंकि देखिए सबसे बड़ी जो चीज होती है, सबसे ज्यादा हम लोग 100 से भी ज्यादा सब शिद्दत से किसके लिए करते हैं, वो शायद अपने बच्चे के लिए, है ना। तो अगर हमें अपनी बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा करने का, और यदि बच्चे में कुछ क्षमताएं कम है या हमें अलग से उसे सपोर्ट करना है, तो जरूर ईश्वर ने हमें उसके लायक चुना है। जी जी, सही कह रहे हैं, है ना। क्योंकि कठिन सवाल या कठिन कार्य हम उसी को देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को भी, जिसे हम उसे लायक समझते कि वो ये कर सकता है। तो इसलिए यदि ऊपर वाले ने हमें ये काम दिया है, तो जरूर हम ये काम कर सकते होंगे, तभी दिया गया है। बहुत सही व्याख्या की पावर का मैनेजमेंट कहीं गड़बड़ नहीं हो सकता। जी। तो बस अगर यदि ऊपर से काम अलॉट हुआ है, सुपर पावर ने हमें चुना है, तो बस उस काम को ज्यादा से ज्यादा शिद्दत से करना है, और प्लस पॉजिटिविटी के साथ करना है। एक्सेप्टेंस वो है जब हम अपने चैलेंजेस के साथ रह के खुशी खुशी स्वीकारें उसे, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस लेवल तक अपने एक्सेप्टेंस को लेके आना है। जी, बहुत पॉजिटिव संदेश है आपका, और ये सारी चीजें आपकी बहुत लंबी यात्रा में से, अनुभव यात्रा में से निकल कर ये निष्कर्ष आए हैं। तो स्वाति जी, बात शुरू की थी हमने स्वाति नक्षत्र से, लेकिन खत्म होते होते ये पहुंच गई है ध्रुव तारे तक। आप अटल भी हैं और भटके हुओं को न केवल सही दिशा दिखाती हैं, बल्कि उनकी मदद के लिए सर्वगुण संपन्न आशियाना भी आपने बना दिया है। आपकी आगामी उपलब्धियों के लिए बहुत शुभकामनाएं। सच तो ये है कि अपनी मिसाल आप स्वयं हैं। तो मन के मौसम में हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, अनेक धन्यवाद आपका। और बस एक संदेश, एक छोटा सा संदेश है जी, कि हम लोग अपने बच्चों को तो ट्रेनिंग देते ही हैं, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, और लेकिन हमें एक समाज को भी ये देना होगा, ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी होती है कि वो इनको कैसे अपनाए। जी, तो वही है कि सबका सहयोग होगा, सब इनके साथ हाथ 4 कदम साथ मिला के चलेंगे, तो हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी की जो एक कल्पना, और इंक्लूसिव तो हम हैं ही शुरू से ही, क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। जी, तो यही है, समाज भी इनको एक्सेप्ट करे, हमारे बच्चे भी बच्चों के हुनर को भी निखारा जाए, तो एक बहुत ही एक सुंदर दुनिया में हम लोग जरूर अपनी दुनिया बसाएंगे। सही कह रहे हैं, और ये सोच और ये संदेश जरूर उन तक पहुंचे जिन्हें संदेश की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक सही समाज और एक सही परिवार ही इन बच्चों के लिए इनकी पसंद की दुनिया बना सकता है। और स्वाति जी, आप जिस कार्य में लगी हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये काम ऐसे ही आगे बढ़े और आप इसको जितनी ऊंचाई तक और ले जाना चाहती हैं, जो भी हर्डल्स आपके सामने आएंगी, मैं समझती हूँ वो टिकने वाली नहीं है। जी, बस आप सबकी शुभकामनाओं का साथ रहे, और तहे दिल से आपका शुक्रिया। धन्यवाद। जी।